मध्य भारत में पहली बार मात्र 10 मिनट में पाइल्स का उपचार, बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनेडल साइनस, इन सब का LG 2000 मशीन से BEIM तकनीक द्वारा बिना चीरफाड़ के उपचार। पेशेंट को भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं। चीन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर प्रवीण साहबे MS, डॉक्टर पूजा साहबे, रामेश्वरी रोड, नागपुर। मोबाइल नंबर 9970743318। Hello everyone, a very warm welcome to UCN Hello Doctor and I am Meenakshi, your host for the show. Well, आज हमारे साथ हैं नागपुर के जाने माने डॉक्टर प्रवीण साहबे फ्रॉम अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, रामेश्वरी स्क्वायर, नागपुर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाइल्स के रिलेटेड सब्जेक्ट पर। वैसे तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर प्रवीण साहबे से, लेकिन फिर से हम आपको बताएंगे कि पाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है, इसके रीज़न क्या है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, और स्पेशली आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज जो हम चर्चा करेंगे विषय हमारा भगंदर का बिना चीरफाड़ आयुर्वेद और लेज़र किस तरह से इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर, सबसे पहले पाइल्स, वैसे तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इन शॉर्ट जिन्होंने मिस कर दिया है एपिसोड, पाइल्स एग्जैक्टली आपके शब्दों में क्या होता है? पाइल्स ने गुद भाग में नेचुरली हर एक इंडिविजुअल्स में 3 प्रकार के कुशन्स अवेलेबल होते हैं। इसको हेमोरॉइडल कुशन कहा जाता है। और वो किसी कारणवश अगर गुद भाग से बाहर आते हैं तो उसको पाइल्स कहा जाता है। वहाँ पर डायलेटेशन ऑफ वेसल्स, वेन्स हो जाता है। और इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसमें सिर्फ ब्लड जाता है, दूसरा प्रकार जिसमें मस से बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा प्रकार मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा प्रकार जो होता है जिसमें मस से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो गुद भाग में पेनलेस ब्लीडिंग होना ये मुख्यतः पाइल्स का लक्षण है। अच्छा। तो सबसे पहले अपनी जांच करना जरूरी है कि पाइल्स है या और कोई बीमारी है। तो इसी को पाइल्स कहा जाता है। वाइड सब्जेक्ट है, बिल्कुल समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं कहीं ना कहीं। आजकल की जो हमारी जीवन शैली है बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली हो गई है, हम करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। एंड ये कोई समस्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल का कह सकते हैं कि इसका असर हो सकता है। यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। डॉक्टर, इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि इसके मुख्यतः कारण देखेंगे तो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, जिसमें हम लोग ज़्यादा ऑयली स्पाइसी डाइट लेना, देर रात तक जागना, देर रात तक टॉयलेट कमोड में बैठना, मोबाइल खेलते हुए बैठना, तो और भी जितने भी प्रेशर लगाने के, जोर लगाने के या कॉन्स्टिपेशन के कारण है, वो सब कारण से होता है। महिलाओं में देखा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म, जिनको थायरॉक्सिन की टैबलेट लेना पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसी महिलाओं में प्रॉब्लम होती है। गर्भावस्था में गर्भ का वजन बढ़ने से गर्भाशय पर तनाव आता है, उसका तनाव रेक्टम पर आता है, उसकी वजह से पाइल्स जैसी समस्या है। बच्चों में भी हमने देखा है कि बच्चों में आजकल कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे समय में भी बच्चों में एक काफ़ी समस्या पाई जाती है। तो ये सब कारण पाइल्स होने के हैं, बवासीर होने के हैं। भगंदर पे आएंगे, ये भगंदर क्या होता है? फिशुला या भगंदर जो है, वहाँ पर गुद भाग की जगह पर कुछ पेक्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, जिसको एनोरेक्टल ग्लैंड कहा जाता है। उसका इन्फेक्शन किसी कारणवश हो गया तो वहाँ पर फोड़ा और फुंसी बनती है और वो पस संडास के रास्ते से बाहर तक खुलता है। इसको भगंदर या नाली घाव बोला जाता है। तो फिशुला में मोस्टली क्या होता है कि निरंतर पस आना, दर्द होना, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सूजन बढ़ना, ये सब लक्षण होते हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है कि गुद भग प्रदेश दारणाश भगंदर इति उच्यते, मीन्स वहाँ के पूरे पेरियानल रीजन तक भगंदर फैल सकता है, स्क्रोटम तक जा सकता है, महिलाओं में यूरी मार्ग तक भगंदर जा सकता है। अच्छा। या उसके जो टाइप्स बताए गए, जैसे पहला टाइप सबक्यूट टाइप है, वहाँ पर थोड़े अंतराल में उसका मुख बनना। इंट्रास्पिंक्टरिक फिशुला होता है, यानी 2 स्पिंक्टर के बीच में जो फिशुला होता है, दोनों स्पिंक्टर, वहाँ पर एक इंटरनल स्पिंक्टर होता है और एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है। दोनों स्पिंक्टर को क्रॉस करके जो फिशुला होता है, ऐसे फिशुला, पेल्विरेक्टल फिशुला यानी नीचे से लेके पेल्विरेक्टल तक जाने वाला फिशुला, ऐसे फिशुला के हाई एनल और लो एनल फिशुला होते हैं। लो एनल फिशुला यानी गुद भाग में डेंटेड लाइन के नीचे तक जो फिशुला होते हैं उसको लो एनल फिशुला कहा जाता है। ये काफ़ी कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं। पर जो हाई एनल फिशुला होते हैं वो ट्रीट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो फिशुला में मोस्टली हम लोग एक तो लोकल एग्जामिनेशन करने के बाद पता करते हैं कि ये कौन सा टाइप का फिशुला है, या फिर MRI फिशुलाग्राम करके एक टेस्ट होता है जिसमें MRI किया जाता है उस एरिया का, तो उससे हमको पता चल जाता है। जी, क्षार सूत्र पद्धति जो होती है, जो हमने सुनी है आपसे कई बार, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। आयुर्वेद क्षार सूत्र पद्धति ये काफ़ी अच्छी भगंदर के लिए ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार का मेडिकेटेड सेटॉन होता है। क्षार सूत्र में क्या होता है कि एक तो स्नुही क्षीर एक प्लांट होता है, अपामार्ग क्षार यूज किया जाता है, और हल्दी, ये तीनों प्रकार के आयुर्वेद मेडिसिन से इसको बनाया जाता है। ये मेडिकेटेड सेटॉन रहता है। इसको बनाने की जो विधि है वो उसको बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। तो इसके द्वारा क्या करते हैं कि जैसे फिशुला लॉन्ग ट्रैक
की जो फिशुला है या हाई एनल फिशुला है या मल्टीपल फिशुलाज बार बार हुए वाले जो फिशुला है, ऐसे फिशुला में काफ़ी अच्छे रिजल्ट क्षारसूत्र के मिलते हैं। इसमें अभी मॉडिफाइड टेक्निक डॉक्टर साहू सर BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक इफ्टाक नाम की एक पद्धति डेवलप की है। इसमें क्या होता है कि इंटरस्पिक्सेशन ऑफ फिशुलस ट्रैक्ट एंड क्षारसूत्र लाइगेशन। इससे क्या होता है कि पहले की जो क्षारसूत्र पद्धति होती थी, जिसमें ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा दर्द होता था, पेन होता था, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जो फिशुला 6 महीने लगते थे भरने के लिए, वो आज 1 या 2 महीने में पूरी तरह से ठीक होता है। इसमें क्या करते हैं कि फिशुला की जो लॉन्ग ट्रैक्ट है, उसमें से एक फिशुला का ओपनिंग जो होता है, वहाँ से क्षारसूत्र डाल के एक विंडो बनाया जाता है, और विंडो टू इंटरनल ओपनिंग, इसी में इसे क्षारसूत्र रहता है। इसको इफ्टाक कहा जाता है। इससे क्षारसूत्र का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। और क्षारसूत्र से क्या होता है कि एक ही समय में कटिंग और हीलिंग होने से, वहाँ पर केमिकल कॉटराइजेशन होने से वहाँ के जो इन्फेक्शन है, पेक्टिनल ग्लैंड का इन्फेक्शन है, वो हील होते जाता है, और जो स्लब डिस्चार्ज है, पस डिस्चार्ज है, वो निकलते जाता है। और हीलिंग और कटिंग दोनों अल्टरनेट एक ही समय में होने से इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जिनको बार बार होने वाले फिशुला है, ऐसे पेशेंट्स में क्षारसूत्र, हम जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए इस प्रेजेंट सिनेरियो में, तो हमारी आत्मनिर्भर चिकित्सा जो है, हम कहेंगे कि आयुर्वेद की, जो कि पुरातन काल से चलता आ रहा है, क्षारसूत्र जो चिकित्सा पद्धति है वो काफ़ी अच्छी है। और मल्टीपल फिशुलाज है, रिकरेंट फिशुलाज है, ऐसे पेशेंट्स में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। आपके यहाँ कौन से उपचार किए जाते हैं? फिशुला के लिए हमारे पास लगभग 12 से 15 प्रकार के ऑप्शंस है। एक है आयुर्वेद क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दूसरा है लेज़र चिकित्सा पद्धति, जिसमें विशिष्ट प्रकार के लेज़र से जो ट्रैक्ट है उसको जलाया जाता है, और उसमें भी किसी प्रकार का घाव नहीं होता, वहाँ की मांसपेशी का नियंत्रण भी नहीं जाता है। इसको लेज़र फिशुलेक्टॉमी कहा जाता है या फिलाक कहा जाता है, फिशुला लेज़र ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ फिक्सेशन करके एक ट्रीटमेंट भी है, जिसमें क्या करता है कि जो फिशुला स्ट्रेट होते हैं, मोस्टली जो एंटीरियर फिशुला होते हैं, जिन्हें ऊपर से नीचे के भाग तक आने वाले फिशुला होते हैं, तो ऐसे फिशुला में हम लोग सिर्फ ट्रैक्ट को निकालते हैं, वो उसको फिक्सेशन डिवाइस ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो होता है। अभी इफ्टैक जो हमने मॉडिफाइड इफ्टैक, ये भी हम लोग करते हैं, कई दिनों से इसको करते आ रहे हैं। तो ये चिकित्सा पद्धति है। इसके अलावा हमारे पास क्षारसूत्र और इफ्टाक, इसके अलावा वहाँ पर स्लॉफ्ट चिकित्सा पद्धति है। जैसे स्लॉफ्ट में क्या होता है कि इसमें भी जैसे लॉन्ग ट्रैक्ट की फिशुला है और इंटरस्फिंक्टरिक फिशुला है, तो बड़ा घाव न देते हुए, बड़ा चीरा न लगाते हुए, सिर्फ सबम्यूकस लेवल तक फिशुला का ओपनिंग जो है वो क्लोज करते हैं, और बाकी लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा। तो ये विशिष्ट प्रकार की फिशुला के ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे अगर छोटा सा सबक्यूट फिशुला है तो उसके लिए हम लोग फिशुलेक्टॉमी करते हैं। फिशुलेक्टॉमी ये आज से हजारों वर्ष पहले आचार्य सुश्रुता, जो कि सुश्रुताचार्य, यह शल्य चिकित्सा के जनक कहा गया है एशियन सर्जरी के, तो उन्होंने छेदन कर्म जो बताया गया है, शस्त्र कर्म जो बताया है, उसमें फिशुलेक्टॉमी इज बेस्ट फॉर लोअर एनल फिशुला, ये कहा गया है। तो सभी प्रकार की ये टाइप्स ऑफ फिशुला कौन सा है, उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो प्लान आउट करते हैं। जी डॉक्टर, लेज़र जो है एक बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस ट्रीटमेंट है, और अब बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं एक सिनारियो था जहां पर ट्रीटमेंट को टाइम लगता था और ये सारी चीज़ों को बहुत समय लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कहीं ना कहीं अब आपको भी आसानी होने लगी है और पेशेंट्स के लिए भी एक रिलीफ होने लगा है। लेज़र जो है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? लेज़र जो है एक्चुअली आज के जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। राइट। ज़्यादा दिन समय एडमिट रहना नहीं है। आप सुबह आकर शाम को ट्रीटमेंट लेके जा सकते हैं, या फिर एक दिन एडमिट रह के, या लोकल एनेस्थेसिया में अगर ट्रीटमेंट होता है तो आप सेम डे जा सकते हैं। लेज़र से आपका पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग के लिए आपको रेगुलर फॉलोअप करने की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, ब्लीडिंग है, ये बहुत मिनिमम है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते हैं। इसको ऑफिस प्रोसीजर कहा जाता है। कि आप सुबह ऑफिस में आए, दोपहर में लंच ब्रेक में ट्रीटमेंट करके आप ऑफिस में चले गए, इस प्रकार की ये ट्रीटमेंट है। इसको लेजर ट्रीटमेंट के जैसे हम लोग पाइल्स में अगर फायदे देखेंगे तो इसमें रिकरेंस होने के चांसेस भी बहुत कम है। वहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जनरल सर्जरीज में, वो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट टू द पॉइंट ट्रीटमेंट किया जाता है। और लेज़र से जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का डिस्कम्फर्ट है वो काफ़ी कम है। फिशुला में भी वैसा है। पाइलोनेडल साइनस में जो बार बार होने वाले पाइलोनेडल साइनस होते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे कोविड का अगर पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आयुर्वेद और साथ में एसोसिएटेड लेज़र ट्रीटमेंट,
ये दोनों का काफ़ी अच्छा फायदा होता है। फिशर और बवासीर को लेजर से ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फिशर में क्या करते हैं हम लोग, लेजर स्फिंक्टरोलाइसिस करते हैं। अच्छा। एक छोटा सा निक देके वहाँ से लेजर का जो फाइबर है उससे स्फिंक्टर के फाइबर को ब्रेक किया जाता है। ये हार्डली 1 से 2 मिनट का प्रोसीजर है। और उससे काफ़ी अच्छे फायदे मिलते हैं। और जो इंटरनल पाइल्स है या सेंटिनल पाइल्स है बाहर के, उसको भी लेजर से डिजॉल्व किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फायदेमंद ट्रीटमेंट हुआ जी। हर महीने होने वाले जो शिविर हैं आपके यहाँ, आप इतने शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ पर हर महीने शिविर का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अभी डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरे महीना, जैसे जुलाई माह तक पूरा, वैसे तो हमारे यहाँ हर महीने 1 से 5 तारीख तक जितनी भी ट्रीटमेंट है, क्षारसूत्र ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ बीम ट्रीटमेंट है जो कि हमने सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में लाया। तो ये सब जितने भी ट्रीटमेंट्स है, इस सब पे 50% तक हम लोग छूट देते हैं। और जो पेशेंट्स इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए हमारे पास आते हैं तो उन लोगों को इसका फ़ायदा हम लोग ज़रूर देते हैं। तो ऐसे शिविर हमारे जैसे अभी जुलाई महीने में 30 तारीख तक हमारा शिविर है और हर माह 1 से 5 तारीख तक हमारा शिविर चलते रहता है। डॉक्टर, एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन ऐसा है कि अब सिनारियो बहुत बदल चुका है। पैंडेमिक सिचुएशन में हर चीज़ बदल दी है, कोविड ने हर चीज़ बदल दी है, जीने का तरीका बदल दिया है, ऐसी कई चीज़ों में बदलाव आ गए हैं, जीवन शैली में बदलाव आ गया है। लेकिन जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपके पास भी से कई पेशेंट्स हैं जो बाहर से आते होंगे, सिटी आउट ऑफ आते होंगे। लेकिन अब सिचुएशन, अब तो चलिए लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन आया था जब पूरा लॉकडाउन था। तो ऐसे में पेशेंट्स अगर कोई इमरजेंसी रही तो अब तक कैसे कॉन्टैक्ट, ये किस तरह से हुआ? एक्चुअली सबसे पहले काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अभी हर एक लोग जो भी घर में बैठे हैं कोविड की वजह से, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन था, जो भी सिचुएशन हमने पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, इससे लोग अपनी बीमारी को जाके दिखाने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ पर मुझे कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कौन से लोग संपर्क में आएंगे। तो हमारे सेंटर में हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग सबसे पहले तो आइसोलेशन करते हैं कि आप जब आते हैं, एंटर करते हैं, तो हम लोग एक ही रिलेटिव को साथ में रहने की अनुमति देते हैं। आने के बाद उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनको सैनिटाइजेशन करते हैं, सैनिटाइजर दिया जाता है और जहाँ पर भी पेशेंट बैठते हैं उसको हर 15 मिनट्स में वो जगह को डिफॉगिंग और सैनिटाइज किया जाता है। तो इससे आप हमारे क्लिनिक में आए तो सुरक्षित है, पर आपको इसके अलावा भी सुरक्षितता ये रखना है कि अगर आप बिना मास्क के आए तो हम लोग हमारी तरफ से मास्क उनको प्रोवाइड करते हैं। अब तो ये अभी कैसा है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास अच्छा मास्क लेने के लिए समय नहीं या जो भी है उनकी परिस्थिति है, पर हमारे यहाँ पर जब भी आप आते हो तो हम हमारी तरफ से आपको मास्क प्रोवाइड करते हैं, सैनिटाइजर देते हैं। और उसके बाद आपका जो चेकअप होता है वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, आपको ज़्यादा समय रुकना नहीं पड़ता है और वेटिंग ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह से आपको जो समस्या है वो नहीं होती है और विथ अपॉइंटमेंट ही आपको चेक किया जाता है। जैसे आपका एग्जामिनेशन के लिए 5 मिनट या 10 मिनट लगता होगा, उसके बाद आपको तुरंत बाहर वेटिंग चैम्बर में बिठाया जाता है, वहाँ पर काउंसलेशन आपको किया जाता है और उसके बाद ही आपका जो ट्रीटमेंट फॉलोअप है वो किया जाता है। और अभी हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट है या आयुर्वेद मेडिसिन ट्रीटमेंट है, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे आपका ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट का वो भी कम हो रहा है और हॉस्पिटल स्टे है वो भी कम हो रहा है। और इसके साथ में जो आपके आजू बाजू में जो भी पेशेंट्स आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं तो उनका भी हम स्क्रीनिंग करते हैं बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लेना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं अब ये लाइफस्टाइल में हमें अडाप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जल्द से जल्द हम इस पे भी फतेह हासिल करेंगे, ये तो ज़रूरी है। आपको भगंदर की जब बात करते हैं और महिलाओं की जब बात करते हैं, इसमें किस तरह से दक्षता लेनी चाहिए महिलाओं ने? महिलाओं में एक्चुअली जो भगंदर होता है मोस्टली पोस्ट प्रेगनेंसी जिन लोगों का अगर इपिज़ेटोमी स्टिच दिया गया है, वहाँ पर स्टिच लगा है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से या पाइलोनेडल ग्लैंड का इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर एंटीरियर फिस्टुला ज़्यादा समय तक बनते हैं। तो ऐसे समय में वहाँ पर अगर कट लगाते हैं, कुछ होता है तो वहाँ पर इनकॉन्टिनेंस होने की शक्यता ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में महिलाओं में मोस्टली लेज़र ट्रीटमेंट करने से कोई भी स्फिंक्टर कट नहीं होता है, बड़ी जख्म नहीं होती है और बार बार ड्रेसिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। सबसे मेन है कि वहाँ की मांसपेशियों का जो नियंत्रण है वो नहीं जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट करने से काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं और इसमें प्रिकॉशन ये लेनी पड़ती है कि वहाँ पर बार बार इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि महिला में इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं और रिकरेंस ना हो, इसके लिए काफ़ी लेज़र ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद क्षारसूत्र ट्रीटमेंट है।
हम लोग कॉम्बो थेरेपी करते हैं। अच्छा। और डिपेंड्स कि पेशेंट का फिस्टुला कौन से ग्रेड का है, उसके अनुसार लेज़र ट्रीटमेंट लेना है या आयुर्वेदिक क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करना है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। जी। फिशर और भगंदर आपस में इसका कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट्स को कई सालों तक फिशर की समस्या रहती है। अच्छा। फिशर यानी गुदा भाग में चीरा पड़ना, और वहाँ पर कुछ समय बाद वो चीरा अपने आप भर जाता है। वहाँ पर एक सेंटिनल पाइल्स तैयार हो जाता है और उसकी वजह से पोस्टीरियर फिशुला तैयार होता है, और उसकी वजह से फिशुला होने के चांसेस पेशेंट्स को होते हैं। ओके। डॉक्टर, कहीं ना कहीं जब ये बात आती है कि हम पाइल्स की बात करते हैं, भगंदर फिशर की बात करते हैं, इसमें हमारा एक लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारा खान पान बहुत ज़रूरी है, और इस पर हम हमेशा डॉक्टर प्रवीण सहावे से चर्चा करते हैं, और वो बहुत ही अच्छी जो एक रूटीन होनी चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। एक बार फिर से जो दर्शक नहीं देख पाए, एक प्रिकॉशन के तौर पर कह सकें, या फिर एक हमारा जो रूटीन लाइफ होनी चाहिए, हमारे खान पान की जो हमारी जो तरीका है, उसके बारे में प्लीज एक बार। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो जैसे जो पाइल्स या फिशर या फिशुला के पेशेंट्स है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, छाछ का सेवन करना चाहिए, आंवले का मुरब्बा ज़्यादा से ज़्यादा ले, और अपने जो रूटीन है उसको नियंत्रित करें। जैसे सुबह उठ के आप योगा प्राणायाम करें जी, जिसमें कुछ आसन है जिसको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होता है। इसमें है पश्चिमोत्तानासन है, आप इसमें सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, या फिर सर्वांगासन कर सकते हैं। ये आसन का आप नियमित अभ्यास करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम का अभ्यास करें जी। और इसके अलावा मेडिसिन फॉर्म में अगर आपको लेना है तो हरितकी का चूर्ण आप ले सकते हैं। अच्छा। गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय। अभी जैसे वर्षा ऋतु का समय चल रहा है तो इस समय में वात का प्रकोप अत्यंत मात्रा में होता है, तो ऐसे ऋतु में आप बस्ती चिकित्सा है आयुर्वेद की, वो कर सकते हैं। या कुछ आयुर्वेद मेडिसिन है जैसे कि दशमूल काढ़ा है, उसका सेवन आप 3 माह तक करें तो आपको इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छा अभी अगर कोई सलाह है तो वो आयुर्वेदिक सलाह है इस करंट सिनेरियो में। जैसे कि कोरोना के चलते हुए हमको हमारी दिनचर्या कैसे रखना है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपको आयुष काढ़ा जो आयुष मंत्रालय ने निर्देशित किया है, उसमें 4 भाग तुलसी, 2 भाग दालचीनी, 2 भाग सौंठ और 1 भाग मरीच, जिसको आप फाइन पाउडर करके इसका काढ़ा बना के अगर सुबह आप शाम लेते हैं तो उसमें आप हनी मिलाकर ले सकते हैं। अच्छा। तो इससे आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। च्यवनप्राश का सेवन आप 10 ग्राम से 20 ग्राम सुबह शाम कर सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा दूध जो है, जिसको स्वर्ण दुग्ध हम कहते हैं, जैसे दूध में आप हल्दी मिलाकर रात को सोते समय या सुबह 2 बार अगर दूध पीते तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होगा। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे हमारा रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, उन लोगों के लिए गुड़ूची टैबलेट्स आती है। अच्छा। या गुड़ूची का पाउडर आता है, वो आप वैद्य की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और इन सबको अपना दिनचर्या का पार्ट बनाएंगे तो निश्चित ही हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी और बाकी बीमारियां जो है वो भी नहीं होगी जी। डॉक्टर, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारे खान पान की व्यवस्था सही नहीं है। हमें जब भूख लगती है हम खा लेते हैं। एक मील प्रॉपर होना चाहिए, मील इसीलिए प्रॉपर होना चाहिए। हम हमेशा जो हमारे बड़े बुजुर्गों से एक सवाल करते हैं कि आपको क्यों जल्दी कुछ नहीं होता, या फिर हमें क्यों इतनी सारी चीज़ें होती, हम इतनी जल्दी थक क्यों जाते हैं। इसका आंसर ये ही है कि उनका खान पान हमेशा सही रहे। और शायद आपके बड़े बुजुर्गों ने भी आपको यही टॉन्ट किया होगा कि ठीक से खा ले, दाल चावल खा ले, रोटी सब्जी खा ले। हम तो आजकल बस जो भूख लगती है हम खा लेते हैं, लेकिन ये अगर बातों पर ध्यान देंगे तो आपको आगे जाके समस्याएं बहुत कम होगी और शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ेगी। लाइफस्टाइल से बात करते हैं और कोविड से जब बात करते हैं डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं इसके जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। आपके पास इतने लोग आते हैं, अगर हम इसे सीरियसली ना लें, क्योंकि ये पाइल्स में अब जागरूकता बहुत है, लोग अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो लोग सीरियस नहीं होते हैं और वो घर बैठे ही सोच लेते हैं कि हाँ अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, हम डॉक्टर के पास बाद में चले जाएंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ये कितना सीरियस हो सकता है? नहीं, पाइल्स जैसी समस्या है जैसे फिस्टुला है जी, सबसे पहले तो उसका निदान करना जरूरी है। हाँ। हम हमारे यहाँ पर वीडियो रेक्टोस्कोपी द्वारा दूरबीन से एक जाँच करते हैं, तो उससे आपका स्टेज पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन कम होकर आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है जी, आप चक्कर आके गिर सकते हैं और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें हो सकते हैं। अगर फिस्टुला आपका काफ़ी लंबे समय से है और वो बढ़ते जा रहा है तो उससे भी काफ़ी समस्याएं तैयार हो सकती है।
तो इसलिए सही समय पर सही जगह निदान होना वो काफ़ी आवश्यक है। जी एक बात पूछना चाहूँगी कि कहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स में अगर ये चीज़ होती है तो वो शायद नेवर एंडिंग होती है, वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर यंगस्टर्स में हो बच्चे तो वो ट्रीट किया जा सकता है। ये सही है? मिथ्स ऐसे कई हैं? नहीं, सभी प्रकार के एजेस में ये ठीक हो सकता है। हाँ। हमारे यहाँ पर यंग पेशेंट्स बच्चे से लेके बूढ़े तक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो मोस्टली हर एक एज में अलग अलग बीमारियां पाई जाती है। जैसे कि अगर हम पाइलोनेडल साइनस की बात करेंगे तो इट इज़ यंग डिसीज। मोस्टली जो फैटी 40 साल के पेशेंट्स है, जिनके शरीर पर ज़्यादा बाल है या ओबेज है, ऐसे पेशेंट्स को पाइलोनेडल साइनस की समस्या होती है। दोनों बटक्स के क्लेफ्ट में एक साइनस तैयार होता है, एब्सेस तैयार होता है, तो ऐसी समस्याएं होती है। ये डिसीज आपको ओल्ड एज में नहीं पाया जाएगा। तो ओल्ड एज में अगर हम देखते हैं तो उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होती है। ऐसे समय में प्रोलैप्स रेक्टम या ग्रेड 4 पाइल्स की समस्या ज़्यादा होती है, या फिशुला की समस्या भी ज़्यादा होती है। और अर्ली यंग एज में देखेंगे, जैसे मोस्टली अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों में फिशर की समस्या ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जंक फूड खाना, देर रात तक जागना, ये सब समस्याएं इन लोगों में होती है। और छोटे बच्चे में अगर देखेंगे तो उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आजकल बढ़ी है। तो ऐसे बच्चों में पॉलिप्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे मस्से पाए जाते हैं, उनको पॉलिप्स कहा जाता है। तो एज के अनुसार अलग अलग बीमारियां होती है। उसका सही समय पर अगर सही पद्धति से इलाज किया जाए तो निश्चित ही वो ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर, कहीं ना कहीं कई ऐसी समस्याओं को लेकर मिथ्स और मिसकंसेप्शंस बहुत होते हैं लोगों में। आप इतने पेशेंट्स को डील करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे कई सवालों के जवाब देने पड़ते होंगे, कई उन्हें माइंडसेट करवाना पड़ता होगा। तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो बहुत ज़रूरी है क्लियर करने, वो कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम पाइल्स या फिशुला जैसी बीमारियों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपनी बीमारी को छुपाया नहीं जाए, उसको सही समय पर दिखाए, उसका सही समय पर सही पद्धति से इलाज किया जाए, और अपनी कुछ आदतें बदले। जैसे कि आप टॉयलेट में बैठते हो तो ज़्यादा समय ना बैठे। कुछ लोगों को न्यूज़पेपर लेके या मोबाइल लेके टॉयलेट में बैठने की आदत है, तो अभी कोविड की वजह से शायद वो आदत छूट गई होगी, क्योंकि मोबाइल या हम लोग एक्सेसिव हैंड वॉश करना और अभी सब सैनिटाइज करना, ये सब हम लोग अभी सीख गए, रेगुलर हमको कोविड ने सिखा दिया। तो अपनी आदतों को बदलना सीखिए। मोस्टली देर रात तक जागना, ये सब आदतें हमको बदलनी है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा रखे कि आपको रोग प्रतिकार क्षमता आपकी बढ़े। आपको तीखा, मिर्च, मसालेदार, नॉनवेज ये डाइट नहीं खाना है। आपको हल्का शुद्ध सात्विक आहार लेना है। आयुर्वेद पद्धति से अगर देखेंगे तो मधुर जो रस है, मीठा जो है वो सबसे पहले खाना चाहिए। अच्छा। और अम्ल और लवण रस बीच में खाना चाहिए, और कटु, तिक्त और कषाय रस जो है वो खाने के अंतराल में बाद में खाना चाहिए। और हम ये सब उल्टा करते हैं। हम सब लोग ये उल्टा करते हैं। आज हम लोग कई फंक्शन में जाते हैं तो मीठा लास्ट में आइसक्रीम खाते हैं। तो ये सब ना करें, आयुर्वेद की दिनचर्या को फॉलो करें। अगर हम किसी भी बीमारी से बचना चाहेंगे ना, तो सबसे पहले हमको आज से हजारों साल पहले जो चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, वाग्भटाचार्य, इन्होंने जो ज्ञान दिया है हमें, और कैसा है कि ये भारत का इतना अच्छा जो स्पिरिचुअल हेल्थ का कंसेप्ट आयुर्वेद ने दिया है, वो किसी भी वर्ल्ड की पैथी में नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें बताई है वो अपने हेल्थ के लिए है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को इंक्लूड किया गया है। इन्होंने स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन बताई है उसमें ये कहा गया है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दियते। सिर्फ शरीर स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य होना भी उतना ही जरूरी है। और यही आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही डेफिनेशन को एज इट इज स्वीकार किया है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। अपने शरीर में शुद्ध सात्विक आहार से ही सात्विक विचार बढ़ेंगे और सात्विकता बढ़ेगी, तो हमारा मोरल सपोर्ट भी उतना ही अच्छा स्ट्रांग होगा। तो इन सब चीज़ों का हमारे लाइफस्टाइल में होना काफ़ी ज़रूरी है। जी डॉक्टर, कई चीज़ों को लेकर गलत धारणाएं होती हैं लोगों में। पाइल्स को लेकर भी ऐसे कई गलत धारणाएं होंगी जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उस पर क्या कहेंगे? पाइल्स के संबंध में लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पाइल्स हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर लगभग 30 से 40 प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। वहाँ पर फिशर हो सकता है, फिशुला हो सकता है, वहाँ पर प्रोक्टाइटिस हो सकता है, वहाँ पर स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसका सही समय पर इलाज करवाना जरूरी है। और जब तक हम लोग इलाज नहीं करेंगे, जब तक उसका चेकअप नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें रूल आउट नहीं होती कि हमको क्या है। कभी कभी पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती रहती है और कितने सालों से ब्लीडिंग चालू रहता है। जब कोलोनोस्कोपी करके पता चलता है कि उसमें अतड़ियों का कैंसर निकला है या बाकी सब चीज़ें रूल आउट हो जाती है। तो अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सही समय पर चेकअप और सही चीज़ से इसका इलाज भी करना उतना ही आवश्यक है। जी
अब सिनेरियो सिर्फ कोविड की बात करता है, पैंडेमिक की बात करता है, और सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें उसे गलत तरीके से ना लेते हुए पॉजिटिव तरीके से अगर लें तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसने कोविड ने हमको सिखाई हैं। आप एज एन डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोविड के इस पैंडेमिक में सबसे पहले घबराए नहीं जी। अपने हाथों को बार बार धोने की आदत डालें। आप कोई भी साबुन ले, कोई भी आप हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके मुंह में आप कोई भी रुमाल यूज़ करें। रुमाल यूज़ करते समय ये ध्यान रखें कि रुमाल एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसका अपोजिट साइड आप दूसरी समय यूज़ ना करें। अच्छा, ओके। अगर आपने एक्सटर्नल बाहर से एक ऐसा रुमाल बांध दिया है तो उसको बाहर के साइड में ही रहने दे, दूसरे समय उसको अंदर के साइड में मत ले। आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। अपने किसी भी रिश्तेदार या परिवार से व्यक्ति को मिलने के बाद या पहले आप हाथ पे सैनिटाइजेशन का अच्छे से इस्तेमाल करें। हो सके तो दूर से नमस्कार करें, क्योंकि यही हमारी सभ्यता है भारत की जी। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, उसके लिए आयुर्वेद सबसे बेस्ट मैंने बताया है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ वो 4 चीज़ों को जिससे हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, जो आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है। और ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं आप हमारे सेंटर पे आके या किसी डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर से। जो 4 वनस्पतियाँ उसमें है तुलसी 4 भाग, 2 भाग जो है वो दालचीनी, 2 भाग सौंठ और 1 भाग मरीच यानी मिरे। इन सब का पाउडर करके इसका काढ़ा सुबह शाम ले, उसमें शहद या हनी मिक्स कर सकते हैं। साथ में च्यवनप्राश खाएं, दूध जिसमें हल्दी डाल के आप पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगी। और गुड़ुची नाम की एक वनस्पति आती है जिसको गुड़वेल मराठी में बोला जाता है, जिसका लैटिन नेम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। आप इसका इस्तेमाल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे, योगा प्राणायाम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और आयुर्वेद दिनचर्या को अपनाएंगे। क्योंकि आज से हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुताचार्य ने कुछ ऐसे औपसर्गिक रोग बताए थे जो एक से दूसरे को होते हैं। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात, तो एक दूसरे के संपर्क से, सहवास से ये सब बीमारियां फैलती है, उनको औपसर्गिक रोग कहा जाता है। तो कोरोना भी उसी टाइप का एक प्रकार है जी। तो हमारे आचार्य जी के मन में ये सभी संभावनाएं थी उस समय भी, और उसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने रसायन चिकित्सा बताया है जी। और आयुर्वेद दिनचर्या बताया है। तो इन सब का सेवन करें, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और घर में रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण साहब, आपकी सारी जानकारियां मैं दर्शकों को जरूर काम आएगी। तो आज बस हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।